नमस्कार। नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 से लागू हो गया है। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की ज़रूरत क्यों पड़ी? वर्ष 1986 से लेकर अब तक उपभोक्ता बाज़ारों में भारी बदलाव आया है। ई कॉमर्स का प्रचलन भी बढ़ गया है। वर्तमान में बदलते उपभोक्ता बाज़ारों के कारण जो पुराना अधिनियम था, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उसकी प्रासंगिकता कम हो रही थी। अतः उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक नए व संशोधित अधिनियम की ज़रूरत थी और इसे लागू कर दिया गया। उपभोक्ता क्या होते हैं? उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो दोबारा बेचने के लिए या कमर्शियल पर्पस से किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता हो। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यानी ई कॉमर्स, टेलीशॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधे खरीद के जरिए किए जाने वाला सभी तरह का ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन देन शामिल है। द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 came into force on 20th of July 2020, replacing the Consumer Protection Act of 1986। यह उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। It will empower consumers and help them in protecting their rights through its various notified rules and provisions. The new act will be swift and less time consuming. जो पहले का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था उसमें केवल एकल बिंदु पहुंच ही दी गई थी, जिससे न्याय में काफ़ी समय लग जाता था। नया अधिनियम पुराने अधिनियम की तुलना में अधिक तीव्रता से और कम समय में कार्यवाही करेगा। What are the salient features of Consumer Protection Act 2019? इसके तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ई कॉमर्स और अनुचित व्यापार व्यवहार पर नियम बनाए जाएंगे। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाएगा, यानी इसका सरलीकरण किया जाएगा। उत्पाद दायित्व, मीडिएशन यानी मध्यस्थता के लिए संस्थागत व्यवस्था की गई है। उपभोक्ता विवाद समायोजन प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। मिलावटी या नकली सामान के निर्माण या बिक्री के संदर्भ में सजा का प्रावधान दिया गया है। ई कॉमर्स और अनुचित व्यापार व्यवहार पर नियम बनाए गए हैं। What are the benefits to the consumers? इस अधिनियम से कंज्यूमर्स को क्या फायदा होगा? इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के कई अधिकारों को स्पष्ट किया गया है, जैसे ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना जो जीवन और संपत्ति पर जोखिमपूर्ण है, वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्य की जानकारी प्राप्त होना, प्रतिस्पर्धी मूल्य पर वस्तु और सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन प्राप्त होना, अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति में मुआवजे की मांग करना। इन सब अधिकारों की चर्चा की गई है। तो इस अधिनियम में क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं कंज्यूमर्स को? वर्तमान में न्याय पाने के लिए उपभोक्ताओं के पास एक ही विकल्प है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पुराने अधिनियम में एकल तंत्र ही था, जिससे न्याय में काफ़ी समय लग जाता था। इस अधिनियम में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से त्वरित न्याय की व्यवस्था की गई है। भ्रामक विज्ञापनों तथा उत्पादों में मिलावट की रोकथाम के लिए कठोर सजा का प्रावधान है। दोषपूर्ण उत्पादों या सेवाओं को रोकने के लिए निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं पर जिम्मेदारी का प्रावधान है, जिसके तहत उपभोक्ता आयोग से संपर्क करने में आसानी और प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। मध्यस्थता के माध्यम से मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाएगा। नए युग के उपभोक्ता मुद्दे जैसे ई कॉमर्स और सीधी बिक्री के नियमों का प्रावधान भी बनाया गया है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टर्म, यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये सवाल सीधा पूछा जा सकता है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अधिकार होंगे उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थान द्वारा की गई शिकायतों की जांच करना, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेना एवं उचित कार्यवाही करना, भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना, भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं और प्रसारकों पर जुर्माना लगाना।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे रूल्स ऑन ई कॉमर्स एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ई कॉमर्स का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, इसलिए इस पे रूल्स बनाने बहुत ज़रूरी थे। सरकार उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 को अधिनियम के तहत अधिसूचित करेगी, जिससे व्यापक प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं कि प्रत्येक ई कॉमर्स इकाई को अपने मूल देश समेत रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी और शिपमेंट, भुगतान के तरीकों की सुरक्षा, शुल्क वापसी संबंधी विकल्प आदि के बारे में सूचना देनी अनिवार्य है। ये सभी सूचनाएं उपभोक्ता को अपने प्लेटफॉर्म पर खरीदारी करने से पहले उपयुक्त निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी और शिकायत प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के भीतर उसका निपटारा करना होगा। नया अधिनियम उत्पाद दायित्व की अवधारणा को प्रस्तुत करता है और मुआवजे के लिए किसी भी दावे के लिए उत्पाद निर्माता, उत्पाद सेवा प्रदाता और उत्पाद विक्रेता को इसके दायरे में लाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 जो हैं वो अनिवार्य हैं, केवल एडवाइजरी नहीं हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे उत्पाद दायित्व यानी प्रोडक्ट लायबिलिटी की। यदि किसी उत्पाद या सेवा में दोष पाया जाता है तो उत्पाद निर्माता, विक्रेता या सेवा प्रदाता को क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। इस अधिनियम के अनुसार किसी उत्पाद में दोषों में के रूप में हो सकते हैं उत्पाद सेवा के निर्माण में दोष, उत्पाद या सेवा के निर्माण में दोष यानी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, डिज़ाइन डिफेक्ट यानी डिज़ाइन में दोष, उत्पाद की घोषित विशेषताओं से वास्तविक उत्पाद का अलग होना, निश्चित वारंटी के अनुरूप नहीं होना, सर्विस प्रोवाइडेड इज फॉल्टी, इम्परफेक्ट और डेफिशिएंट। ये सभी केसेस उत्पादों में दोष होंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ अडल्टरेटेड गुड्स। मिलावटी या नकली सामान के निर्माण या बिक्री के संदर्भ में सजा। इस अधिनियम में एक सक्षम न्यायालय द्वारा मिलावटी नकली सामानों के निर्माण या बिक्री के लिए सजा का प्रावधान है। पहली बार दोषी पाए जाने की स्थिति में संबंधित अदालत 2 साल तक की अवधि के लिए व्यक्ति का लाइसेंस निलंबित कर सकती है और दूसरी बार या उसके बाद दोषी पाए जाने पर उसके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे मध्यस्थता यानी मीडिएशन के बारे में। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ऑफ मीडिएशन। नए अधिनियम के तहत मध्यस्थता को एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में देखा गया है। यह अधिनिर्णय प्रक्रिया को सरल करेगा। जहां भी शुरुआती निपटारे की गुंजाइश होगी वहां पर और सभी पक्ष सहमत होंगे वहां मध्यस्थता के लिए उपभोक्ता आयोग द्वारा एक शिकायत उल्लिखित की जाएगी। उपभोक्ता आयोगों के तत्वाधान में स्थापित किए जाने वाले मध्यस्थता प्रकोष्ठों में मध्यस्थता आयोजित की जाएगी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मध्यस्थता के माध्यम से भी जो निपटारे होंगे उनके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। इसके बाद हम देखेंगे उपभोक्ता विवाद समायोजन प्रक्रिया का सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट एडजुडिकेशन प्रोसेस। It will empower the state and district commission to review their own orders। यानी राज्य और जिला आयोगों को सशक्तिकरण होगा ताकि वे अपने स्वयं के आदेशों की समीक्षा कर सकें। उपभोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने और उन उपभोक्ता आयोगों में शिकायत दर्ज करने में सक्षम किया जाएगा जिनके अधिकार क्षेत्र में व्यक्ति का आवास स्थान आता हो। सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अगर 21 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर स्वीकार्यता का सवाल तय नहीं हो पाए तो शिकायतों की स्वीकार्यता को मान लिया जाएगा। इन सभी नियमों के अलावा कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नियमों के अनुसार 5 लाख रुपए तक का मामला दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायतें दर्ज करने के लिए भी इसमें प्रावधान है। न पहचाने जाने वाले उपभोक्ताओं की देय राशि को उपभोक्ता कल्याण कोष यानी कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा किया जाएगा। नौकरियां, निपटान, लंबित मामलों और अन्य मसलों पर राज्य आयोग हर तिमाही
केंद्र सरकार को जानकारी देगा। उक्त सामान्य नियमों के अलावा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के गठन के लिए भी नियम प्रदान किए गए हैं। इस परिषद यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में उपभोक्ता मुद्दों पर एक सलाहकार निकाय होगा, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा की जाएगी और उपाध्यक्ष के रूप में संबंधित राज्य मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों से 34 अन्य सदस्य होंगे। इस परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष होगा और इसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम प्रत्येक क्षेत्र से 2 राज्यों के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। विशिष्ट कार्यों के लिए इन सदस्यों के बीच कार्य समूह का भी प्रावधान है। यहाँ आप देख सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में डिफरेंसेस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कोई भी सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, जबकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसके अलावा भी ई कॉमर्स पर 86 में कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि उस समय इतना प्रचलन नहीं था। और अब ऑल रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग हैव बीन एक्सटेंडेड टू ई कॉमर्स। मीडिएशन भी 2019 में ही लागू किया गया है, उससे पहले मीडिएशन का कोई प्रावधान नहीं था। तो ये हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।